और आइए आपको पहली बड़ी खबर की ओर लिए चलते हैं। ईरान को लेकर अमेरिका की चेतावनी एक बार फिर और कड़ी हो गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि तेहरान के साथ पर्दे के पीछे बातचीत जारी है, लेकिन समझौते के लिए समय बेहद कम बचा है। उधर ईरान के भीतर सत्ता संघर्ष और राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के इस्तीफे की अटकलों ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट और लाल सागर पर बढ़ता तनाव पूरे पश्चिम एशिया को एक बार फिर अस्थिरता की ओर धकेलता दिखाई दे रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। ईरान के अमेरिका के साथ बातचीत से इनकार के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया है कि तेहरान के साथ वार्ता जारी है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान के पास नया समझौता करने का ये आखिरी मौका है, वरना उसे बड़े सैन्य हमले का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर जैसे खाड़ी देशों के अनुरोध पर ही कूटनीतिक रास्ते को एक और मौका दिया जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि ट्रंप ने अपने बयान में पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं किया। ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास अब सिर्फ दो रास्ते बचे हैं, समझौता करे या पूरी तरह सरेंडर। उन्होंने कहा कि बातचीत को लेकर ईरानी नेतृत्व दोहरा रवैया अपना रहा है। पहले बातचीत करने की भीख मांगता है, फिर मुकर जाता है। अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान में बढ़ते सत्ता संघर्ष की चर्चाएं भी तेज होती जा रही हैं। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के इस्तीफे को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि पेजेश्कियान ने यह कहकर इन अटकलों को खारिज कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं। ये बयान उन दावों के बाद आया है जिनमें कहा गया था कि पेजेश्कियान कई बार इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि पेजेश्कियान 28 बार इस्तीफा देने की धमकी दे चुके हैं। इजराइल के एक चैनल ने कहा है कि सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई ने राष्ट्रपति पेजेश्कियान को साफ संदेश दिया है कि भविष्य में इस्तीफा देने की बात कही तो इसे स्वीकार कर लिया जाएगा। हालांकि ईरानी अधिकारियों ने इस रिपोर्ट को भ्रामक बताते हुए खारिज कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़े मुद्दों को लेकर IRGC का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। इस बीच ईरान में विदेश मंत्री अब्बास आरागची को लेकर भी राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है। कुछ सांसद उनके खिलाफ महाभियोग की तैयारी कर रहे हैं। वरिष्ठ सांसद हुसैन अली हजीद गिलानी के हवाले से एक ईरानी अखबार ने कहा है कि आरागची के खिलाफ कार्रवाई के लिए सबूत और जरूरी दस्तावेज जुटाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सही समय आने पर महाअभियोग की प्रक्रिया शुरू होगी। उधर होर्मुज स्ट्रेट में तनाव कम नहीं हो रहा है। ओमान के करीब एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ है। हालांकि हमले की किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। बताया जा रहा है कि हमले के बाद क्रू मेंबर्स को जहाज छोड़ना पड़ा। फिलहाल एक नाविक लापता है। उधर लाल सागर में भी तनाव बरकरार है। यमन के हूती की धमकी के बाद सऊदी अरब के 6 सुपर टैंकरों ने अपना समुद्री रास्ता बदल दिया है। जहाजों की ट्रैकिंग करने वाले डेटा के मुताबिक ये टैंकर अब लाल सागर से गुजरने के बजाय अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से का लंबा रास्ता अपना कर जा रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हर्ष वी पंत, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बात करेंगे। हर्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल यही है कि बातचीत को लेकर के दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं, क्या कुछ पहली प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, ये बातचीत का जो सिलसिला है ये काफ़ी समय से हमने देखा है कि ऊपर नीचे हो रहा है और बीच में बल प्रयोग होता है, उसके बाद फिर कोशिश की जाती है कि बातचीत हो। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि खासकर ईरान की तरफ से एक कंसिस्टेंट पॉलिसी बातचीत को लेकर हो रही है, क्योंकि ईरान के अंदर काफ़ी सारे जो डिविजन्स हैं वो उभर कर आ रहे हैं, जैसा आपकी रिपोर्ट भी बता रही थी। और अमेरिका की तरफ से ये ज़रूर है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर दबाव है कि वो इस युद्ध को किसी भी तरह ख़त्म करें। मध्यावधि चुनाव की तरफ अमेरिका बढ़ रहा है और उन चुनावों में जो ट्रंप की पॉपुलैरिटी रेटिंग्स हैं वो लगातार नीचे जा रही हैं। तो कहीं पर ट्रंप के ऊपर दबाव ज़रूर है कि नेगोशिएशंस हों, लेकिन ईरान और ईरान के अंदर की जो राजनीति है वो एक ऐसे मोड़ पर आज खड़ी है जहाँ पर एक अगर अमेरिका जैसा जो परेशानी में पड़ा हुआ है और जैसा डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि कभी वो कहते हैं कि नेगोशिएट करेंगे, कभी वो कहते हैं लड़ाई करेंगे, तो मुझे लगता है वो ईरान के अंदरूनी हालात को बयान कर रहा है और इसको लेकर मुझे लगता है कि कोई नेगोशिएशंस या कोई वार्ता बहुत सक्सेसफुल होती नज़र इस शॉर्ट टर्म में तो नहीं आ रही। एक सवाल और है कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से कहा गया है कि ये ईरान के लिए अंतिम मौका है, तो क्या इसके बाद कोई और कड़ा कदम अमेरिकी राष्ट्रपति उठा सकते हैं?
देखिए, उन्होंने ये कोशिश कर ली है और कई बार उन्होंने नेगोशिएशंस जब भी फेल हो रहे हैं, एमओयू, आपको याद होगा एमओयू साइन किया गया था, बड़े दावे किए गए थे और उसके बाद जब वो एमओयू कहीं नहीं पहुंचा तो फिर उन्होंने एक बार फिर बल प्रयोग की तरफ वो बढ़े। तो एस्केलेशन और नेगोशिएशन, ये दोनों साथ साथ अमेरिकी जो रणनीति है उसमें चल रहे हैं। एस्केलेशन और बल प्रयोग को लेकर हमने देखा है कि बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का जो कंट्रोल है वो अभी भी ईरान के पास है और ईरान ने उसको जिस तरह से वेपनाइज किया है, उससे दुनिया भर का प्रेशर भी अमेरिका के ऊपर पड़ रहा है कि जो एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला हुआ था युद्ध से पहले, वो युद्ध के बाद अभी परेशानी में नजर आ रहा है। तो अमेरिका की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो इसको कैसे खुलवाए। तो मुझे लगता है प्रेशर अमेरिका के ऊपर ज्यादा पड़ रहा है और अगर ये नेगोशिएशंस नहीं आगे जाते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप फिर एक बार कोशिश करेंगे कि वो एस्केलेशन करें, किसी तरह का बल प्रयोग करें। लेकिन हमने देखा है कि पिछले 5 महीनों में तो ये बल प्रयोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो नहीं पाया है। इस सब के बीच जो ईरान का रवैया है, कहीं आपको ये नहीं लगता कि जो मुश्तबा रजीम है वो कहीं ना कहीं ईरान के लोगों में या ईरान के बाहर जो उनके समर्थक हैं उनमें अपनी पैठ को बढ़ाने की कोशिश कर रही है इस पूरे माहौल के बीच? जी बिल्कुल, जो इस्लामिस्ट रजीम है और जो कट्टरपंथी हैं वो ईरान के अंदर वो ज़रूर एक बार फिर सशक्त हो गए हैं और उनकी तो सारी जो एक क्रेडिबिलिटी है वो अमेरिका के सामने खड़े रहकर बनती है। तो अगर अमेरिका ज़्यादा अग्रेसिव नज़र आएगा और वो अमेरिका के अगेंस्ट खड़े नज़र आएंगे तो उनका जो बेस है वो और उनको समर्थन देगा। और इसीलिए जो आप पशुपेश देख रहे हैं प्रेसिडेंट और सुप्रीम लीडर के बीच में ईरान में, वो नजर आ रहा है क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वो पॉपुलरली इलेक्टेड हैं, उनको रिलेटिवली मॉडरेट माना जाता है और वो ये बार बार कह रहे हैं कि मुझे युद्ध आगे नहीं बढ़ाना है, लेकिन उनकी कोई सुन नहीं रहा है क्योंकि आईआरजीसी और जो सुप्रीम लीडर है उनका अलग एजेंडा चल रहा है। तो वो एजेंडा डायरेक्टली अमेरिका और इसराइल के की जो ऑपोजिशन है उसको लेकर अपना जो पोजीशन है उनकी, उसको ज्यादा सशक्त करने में लगा हुआ है। तो कई तरह के तार इससे जुड़े हुए हैं और जो अंदरूनी, मुझे लगता है ईरान में जब तक एक अंदरूनी बदलाव नहीं आएगा या एक अंदरूनी एक ट्रेजेक्ट्री नहीं बनती एक किसी डायरेक्शन में, तब तक इस युद्ध में उथल पुथल मची रहेगी, ऊपर नीचे हम देखते ही रहेंगे। और कहीं ना कहीं ये जो अराक्ची और पेजेश्कियान को घेरने की वहां पर कोशिश हो रही है, ये ईरान के अंदर कितना गंभीर है, ये दरार कितनी गंभीर है वहां पर? देखिए, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स में ईरान में हमेशा कहा जाता था कि एक दरार बनी हुई हमेशा रहती है, लेकिन अभी क्योंकि युद्ध स्थिति है और युद्ध में हमने देखा है कि एक किसी भी देश में रैली अराउंड द फ्लैग इफेक्ट होता है कि आप अगर युद्ध अपने दुश्मन से कर रहे हैं तो एक घरेलू जो टेंशन्स हैं वो एक तरह से कम हो जाते हैं और लोग एक तरह से ज्यादा अपने नेशनलिज्म को प्रोजेक्ट करते हैं। तो इस समय जो आईआरजीसी है वो उस नेशनलिज्म को टैप करना चाह रहा है और उसमें जो मुश्तबा खमेनी है उनका रोल इंपॉर्टेंट है और इसीलिए हम देख रहे हैं कि लगातार जो नेगोशिएटर्स हैं वो प्रेशर में आ रहे हैं। आपने जिक्र किया कि किस तरह से अराक्ची साहब के खिलाफ महाभियोग की बात हो रही है पार्लियामेंट में, तो वो जो सारे जो हार्डलाइनर्स हैं उन्होंने ये पोजीशन ली है कि किसी भी कंडीशन में अमेरिका के सामने हम झुकते हुए नहीं नजर आएंगे और जो भी नेगोशिएट कर रहा है उसके लिए बड़ी समस्या है। और मुझे लगता है वही समस्या की बात डोनाल्ड ट्रंप भी बार बार कहते हैं और उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि कभी ईरान की तरफ से एक हाथ बढ़ाया जाता है और फिर वो हाथ वापस खींच लिया जाता है। अंतिम सवाल सर, ये लाल सागर में जो हुथी और सऊदी अरब को लेकर के वहां पर हम देख रहे हैं कि सऊदी के कई जो शिप हैं वो अफ्रीका के रास्ते वो डाइवर्ट हो रहे हैं और हुथी भी लगातार सऊदी के कई जगहों पे हमले कर रहा है। ये मामला किस ओर जा रहा है? देखिए, ये बड़ा सीरियस एक इशू खड़ा हो गया है दुनिया में, किस तरह से जो ट्रेडिंग चोक पॉइंट्स हैं, मैरिटाइम चोक पॉइंट्स हैं, उनको किस तरह से वेपनाइज किया जा रहा है। और मुझे लगता है जो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के साथ किया है उसको लेकर अब सारे जो चोक पॉइंट्स के चारों तरफ देश हैं और एक्टर्स हैं वो उसको वेपनाइज करने में लगे हुए हैं। और इसीलिए रेड सी का जो मुद्दा है बड़ा सीरियस हो गया है, क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और रेड सी दोनों ही काम नहीं करेंगे तो हम ये देखेंगे कि ग्लोबल ट्रेड, ग्लोबल इकोनॉमी में किस तरह का प्रेशर बनेगा। ऑलरेडी हम अफ्रीका से केप ऑफ गुड होप से ज्यादा
ट्रैफिक देख रहे हैं, और मुझे लगता है ये आने वाले समय में बहुत परेशानी का सबब बनेगा, क्योंकि अभी तक अगर ये समस्या, जैसा कि बार बार कहा गया कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की हम बात करें, वो अगर आज भी समस्या का समाधान हो जाता है, तब भी उसको महीनों लगेंगे वापस से पटरी पर आने में। और अगर इसके साथ रेड सी भी जुड़ जाती है तो मुझे लगता है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए काफी परेशानी वाले दिन आने वाले हैं। ठीक है सर, हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण विषय है, उस पर अभी हम बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेना है हमको यहाँ पर, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।